बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकाइक। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाजरीन, इस वक्त सूरत हाल कुछ ये है कि ईरान इसराइल के दरमियान जो कशीदगी थी, जो 12 रोज़ा जंग थी, बड़ी ठीक ठाक किस्म की जंग थी। उसमें हमने देखा है कि अमेरिका पहले तो एक फ़रीक बन के कूदा और फिर अमेरिका के जो सदर हैं ट्रंप साहब, उन्होंने ही एक ट्वीट करके तो कतर से पहले उन्होंने सालसी की गुजारिश की कि आप रिक्वेस्ट की कि आप सालसी का किरदार अदा करें, सीज़ फायर करवा दें, और उसके बाद जो है कोशिशों से सीज़ फायर बहरहाल हो गया। अच्छी बात यह है कि सीज़ फायर हो गया है, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। कल छोटी मोटी उसमें देखा था हमने कि खिलाफ वर्जी हुई थी, लेकिन बहरहाल ये चल रहा है सीज़ फायर अभी तक। क्या ये सीज़ फायर इसी तरह से स्टैंड करेगा, इसी तरह से होल्ड करेगा, या ये सीज़ फायर जो है इसकी खिलाफ वर्जी आने वाले दिनों में होती नज़र आ रही है? सब पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तान भारत के जो मामलात हैं वो भी कुछ सीरियस होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ये भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ईरान का बगैर किसी रुकावट के जौहरी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान, लेकिन दूसरी जानिब नेतन्याहू वो भी यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी यही अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब ईरान दोबारा अपने जौहरी प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएगा। ईरान अनाउंसमेंट कर चुका है, वो इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि नहीं जाएगा। आपको क्या लगता है, ईरान क्या वाकई में इस तरफ नहीं जाएगा, या अब उसको लग गया है कि हाँ मुल्क की सालमियत के लिए एटमी पार होना जरूरी है और वो एटमी पार की तरफ जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया फायदा मुझे इनवाइट करने का। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि दुनिया में जब जंग शुरू होती है, कोई भी मुल्क अग्रेशन शुरू करता है या किसी डिजाइन से करता है, तो वो उसकी मर्जी के फोर्स गोल्स होते हैं, उसकी मर्जी के वॉर गोल्स होते हैं कि जंग में वो हासिल क्या करना चाहते हैं। लेकिन जब जंग शुरू हो जाती है तो जो डिफेंड कर रहा होता है मुल्क, वो आपके मजबूर करता है, या आप अपस्केल कर लेते हैं, आप उसके कम रेजिस्टेंस की वजह से अपस्केल कर लेते हैं जंग को, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस इतनी सीरियस नहीं होती, और या आप डाउन स्केल करते हैं जब सोचते हैं कि दुश्मन ने हमारी तवक्को से ज्यादा खतरनाक जवाब दिया है, तो आप मॉडिफाई करते हैं अपने गोल्स को। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिसाल मैं लेता हूँ, बेहतर समझ पाएंगे कि मई के महीने में यही हुआ था। हिंदुस्तान ने हमें सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की थी, हमें काउ डाउन करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान ने जिस तरह का जवाब दिया था, वो होता है एक दुश्मन पर प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना। प्रोहिबिटिव कॉस्ट ये होती है कि दुश्मन को रियलाइज कराया जाए कि अगर तुम ऐसा जंग जारी रखोगे तो तुम्हें ये कीमत पड़ेगी। तो हिंदुस्तान को भागना पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास कि जी सुलह करवा दें और सारा कुछ आ जाए। हिस्ट्री यही ईरान के साथ हुआ है। उनका ख्याल ये था इसराइल का कि जब हम पहले दिन 13 तारीख को 200 जहाजों के साथ जाके बमबारी करेंगे, उनके तकरीबन जो बाद में टोटल तकरीबन 18 साइंटिस्ट उनके न्यूट्रलाइज कर देंगे, टॉप लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सिर्फ लीडरशिप को एलिमिनेट कर देंगे, तो ईरान सरेंडर करने पर या कॉम्प्रोमाइज करने पर जल्दी से मजबूर हो जाएगा, और इस दौरान उसके मुखालिफ में एक regime चेंज करने के लिए लोग उठ खड़े होंगे। वो तो हुआ था। तो 5-6 दिन आपके सामने देखा कि हमने फिर ईरान ने हिटबैक किया 5-6 दिन तक, ड्रोन मारे, और तब इसराइल को रियलाइज हुआ कि ये तो हम जो ऑब्जेक्टिव लेकर जंग में कूदे थे वो तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे, वो तो इसराइल पर उन्होंने फायरिंग मिसाइल फायर करना शुरू कर दिया और हिटबैक करना शुरू कर दिया। और इस सारे के तनाजुर में आप देखें कि फिर उनको अपने गोल्स रीमॉडिफाई करने पड़े कि अच्छा हम तो रिजीम चेंज की बात ही नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि फिर उनको अचानक ख्याल आया कि जिस मकसद के लिए किया था वो तो इसराइल के पास कैपेसिटी है नहीं, न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है उनको तबाह करने की तो सलाहियत ही नहीं है। फिर बड़ी कामयाबी से इसराइल ने अमेरिका को इन्वॉल्व कर लिया बीच में, ताकि एक बैलेंस भी हो जाएगा, खर्चा भी बैलेंस हो जाएगा, बाद में रिहेबिलिटेशन और नए वेपन भी आराम से मिल जाएंगे, और ये जो एथिकल उस पर प्रेशर आ रहा था कि इसराइल ने एग्रेशन किया वो भी जरा सबसाइड हो जाएगी। और वो भी आपने नोट किया होगा कि जो टनज है, मेरा जो फ्लाइंग अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो पहले दिन से बिलीव कर रहा हूँ कि ये उस हद तक डैमेज नहीं हुआ जिस तरह का अमेरिका या इसराइल चाह रहा था, क्योंकि ये फर्दों का जो स्पेशली उनका जो बड़ा प्लान है वो एक पहाड़ों के सिलसिले के अंदर अंडरग्राउंड टनल है, और जाहिर है जब बनाया जाता है उसी वक्त बनाने वालों को पता होता है कि इस पर एयर स्ट्राइक होगी, इसको हमला किया जाएगा, तो जाहिर है उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, उसको अंडरग्राउंड कंक्रीट ऐड किया जाता है, उसकी डेप्थ बढ़ाई जाती है, तो ये सारा कुछ होता है। तो मेरा तो मानना ये है कि जरूर हिट हुआ होगा, पार्शियल डैमेज भी हुआ होगा, लेकिन जिस तरह अमेरिका समझ रहा है कि हमने एलिमिनेट कर दिया, आने वाले सालों के लिए हमने इसको ब्लॉक कर दिया और खत्म कर दिया, मेरा नहीं ख्याल। और यही वजह है कि फिर उनको सीज फायर भी करनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो ज्यादा हमें हिट बैक हो रहा है, डैमेज हम ज्यादा ले रहे हैं, और ईरान का ये जो हमने भरम रखा हुआ था
इसराइल का डिफेंस का कि हमें तो पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता हमारे डिफेंस में कोई, तो वो भी भरम भी टूट रहा है और लोग भी प्रेशर में आ चुके हैं इसराइल के कि ये तो उन्होंने जंग इस तरह की देखी नहीं थी। तो इन हालात में देखते हुए आप सब देख रहे हैं कि ये सारे का सारा मामला ईरान ने अपनी रेजोल्यूशन और एक रिजॉल्व की वजह से किया है कि बुली नहीं होंगे, हम किसी का आउटकम नहीं होंगे, हम किसी का नहीं इस तरह कहना मानेंगे। तो दैट इज वाई आप नोट कर रहे हैं कि हालात मुख्तलिफ हुए और ये पीस टाइम नेगोशिएशन शुरू करनी पड़ी या कम अज कम सेटलमेंट हो गई कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। जी अच्छा चिश्ती साहब, मुझे ये बताइए कि कल हम बात कर रहे थे टेक अवेज के हवाले से, ईरान ने इस जंग में क्या खोया क्या पाया, इसराइल को क्या हासिल हुआ, क्योंकि डेफिनेटली इसराइल ने जो थी ये जो थोपी थी या जिसे कह लीजिए कि सादे की थी या उसने जबरदस्ती मुसल्लत की थी ये जंग ईरान के ऊपर, जैसे भारत ने पाकिस्तान के ऊपर की थी, अमेरिका उसमें तीसरा फ्रीक बन के कूद पड़ा। अब ईरान को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे विनिंग पोजीशन में ईरान है, क्योंकि ना तो उसकी रजीम चेंज हुई है, ना उस तरह से उसका जोहरी प्रोग्राम वो डैमेज हुआ है, उसकी मिलिट्री लीडरशिप जो थी उसको एलिमिनेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक बेहतरीन प्लानिंग के तहत इसराइल को नाकों चने चबवा दिए। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल को क्या हासिल हुआ, अमेरिका को आपके ख्याल में क्या हासिल हुआ, ये तीनों अहदाफ को वो अचीव नहीं कर सके? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसराइल ने भी नहीं किए, लेकिन दोनों मुल्कों की वो सबक ये है कि जो उन्होंने वॉर मॉन्गरिंग करके अपना एक इमेज बनाया था और अपना एक फॉल्स बनाया हुआ था इसराइल ने कि हमें पेनिट्रेट नहीं हो सकता, हमारा डिफेंस इतना जबरदस्त है, एक तो वो उनका भरम टूटा जो आपने थोड़ा ही उनकी कामयाबी है। और जहां तक ये आपने कहा कि मटीरियलिस्टिकली उनके जो स्टेशन थे, न्यूक्लियर साइट थी, वो इस तरह नहीं हमला होके तबाह हो सकी, ये पॉजिटिविटी है ईरान के हक में। लेकिन जो ईरान को देखना पड़ेगा वो ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने जितनी कॉन्स्पिरेसी या जितनी इंफॉर्मेशन आपने नोट किया है कि इनके लोगों ने दी है या फराहम की है, वो बड़ा खतरनाक है। तो देखिए किसी मुल्क में इतनी इंटेलिजेंस फेलियर हो, लोग पेनिट्रेट करके आपके मुल्क के अंदर आ जाएं, आपकी इंस्टॉलेशन हो जाए, आपके साइंटिस्ट की लोकेशन पता लग जाए, तो ईरान को ये बहुत प्रायोरिटी पे देखना पड़ेगा कि आया ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनको स्क्रीन किया जाए, उनको कैसे फिल्टर किया जाए और उनको कैसे ज़ाहिर एलिमिनेट किया जाए ताकि ये आइंदा इस तरह की स्पाइंग या इंफॉर्मेशन ना जाए। बिकॉज ये कोई भी मुल्क अगर इंटेलिजेंस आपके खिलाफ हो रही हो तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते, आपको बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो ये इस पर जरूर काम करना चाहिए ईरान को। चिश्ती साहब, पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से भी मैं चाहूंगी कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर भी मुझे मिले। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मरतबा फिर से ऐसे लग रहा है जैसे टेम्परेचर हाई होने लग गया है। जितनी इंफॉर्मेशन अभी तक मिल रही है, मसलन अब इंडिया ने जो $5.1 बिलियन की इमरजेंसी बाइंग कर रहे हैं वो वेपन्स के हवाले से और दूसरी सारी चीजें, उनकी डिटेल्स जितनी इंडियन मीडिया से आ रही है या उनके पब्लिकेशंस या वैसे कुछ रिसोर्सेज के थ्रू हम तक पहुंची है, उसमें है जी कॉन्ट्रैक्ट्स डिलीवरी की लिमिट जो मैक्सिमम रखी गई है 12 मंथ्स है, बाकी किसी की 4 मंथ्स है, किसी की 6 माह है, किसी की 3 माह है। एक प्रेशर तो है इंडियन गवर्नमेंट पे कि वो जब से ये पाकिस्तान से जंग हारे हैं उनका नाम नरेंद्र से सरेंडर भी डाल दिया गया है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज भी किया जा रहा है, वहां पे तनकीद भी की जा रही है। आपको क्या लगता है ये सारी सूरत हाल देखते हुए 1 साल के अंदर क्या भारत अपनी फेस सेविंग के लिए या ये बताने के लिए कि वो इस खत्ते का बुली है, एक दफा फिर से कहीं दोबारा क्लैश की सूरत में तो नहीं जाएगा पाकिस्तान के साथ? तो देखिए दुनिया में जंग शुरू करने के लिए वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपको और ऑब्जेक्टिव रखने होते हैं और दूसरा आपने देखना होता है कि आपने कॉस्ट क्या उठाई है। इसराइल के साथ ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें भी आप देख लें, और इंडिया का भी यही हुआ था कि पाकिस्तान के मुत्तहिद हुई कौम, पोलराइजेशन हमारी खत्म हुई, मुसलमान के पीछे खड़ी हो गई, तो फिर आपने देखा था कि बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाई हमारी कौम ने, और वो जितनी रेजिलियंस हमने दिखाई थी और जितनी कॉस्ट हमने इम्पोज की थी उसके बदले में हिंदुस्तान मेरा नहीं ख्याल दोबारा जरूरत करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कीमत हमने लगाई थी। जो 7 तारीख को 6 जहाज मारे थे उनके, और आपने नोट किया था 10 तारीख को जितनी डैमेज की थी वो बहुत ज्यादा एक नुकसान किया था, और वही एक कॉस्ट है जो प्रोहिबिट करेगी उनको इससे रोकने। नाज़रीन, एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन इस ब्रेक के बाद।